तो दोस्तों पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, ठीक है। लास्ट जो पार्ट हमने किया था पार्ट नंबर 2 उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है ना। अब वो सरल समूहीकरण विधि थी, ठीक है ना। और अब जो दूसरी विधि है वो हमारे पास है सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। कौन सी है? सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्या कहते हैं? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स, ये है क्या। तो प्राइस रिलेटिव को हिंदी में मूल्य अनुपात या कीमत अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमत अनुपात या मूल्य अनुपात कहते हैं प्राइस रिलेटिव। इसका मतलब होता है किसी वस्तु का मूल्य अनुपात चालू वर्ष मतलब होता है वर्तमान वर्ष जो आपका चल रहा है वो, और आधार वर्ष मतलब बेस ईयर। तो ये करंट ईयर हो गया जिसको हम वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष कहते हैं जो चल रहा है, और आधार वर्ष मतलब हो गया बेस ईयर की कीमत का क्या है? प्रतिशत अनुपात है। क्या है? प्रतिशत अनुपात है। तो पहली डेफिनेशन हमारी क्या बोल रही है कि किसी ये जो मूल्य अनुपात होता है तो किसी वस्तु का मूल्य अनुपात चालू वर्ष तथा आधार वर्ष की कीमत का प्रतिशत अनुपात होता है। कैसे निकलता है कीमत अनुपात या मूल्य अनुपात? इसको शॉर्टकट में आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 होता है। बड़े फॉर्म में लिखना है तो वर्तमान वर्ष की कीमत, क्योंकि P1 क्या होता है, मैंने कहा था जो 1 है वो नए साल की बात करता है, तो वर्तमान वर्ष की कीमत अपॉन में P0 जो रिप्रेजेंट करता है वो आधार वर्ष को करता है, तो आधार वर्ष की कीमत इंटू में 100। क्लियर हो गया। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमने सरल समूहीकरण विधि पढ़ी थी ना, वहां पे फॉर्मूला क्या था? P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में 100। ये था वहां पे फॉर्मूला। यानी पहले P1 का सिग्मा करना है, P0 का सिग्मा करना है, फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला था। और यहाँ पे जो रिलेटिव का फॉर्मूला है उसमें सिग्मा नहीं लगा, याद रखना। तो P1 अपॉन में P0 इंटू 100, यानी हर किसी जगह पे P1 अपॉन में P0 होगा, सिग्मा करके नहीं, हर किसी का अलग से होगा। अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो जो सरल औसत मूल्य अनुपात विधि है उसमें सूत्र जो है ना वो क्या है? P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू 100। अब ब्रैकेट लगा के बाहर है सिग्मा, ठीक है, अपॉन में n मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है उसमें, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है जो P1 अपॉन में P0 इंटू 100 है, इस पूरे फॉर्म को मैंने क्या बोला? R बोला है, तो मैं R लिख सकता हूं। तो सिग्मा R अपॉन में n लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाता है? सिग्मा R अपॉन में n लिखा जा सकता है। फॉर्मूले को याद करो। सरल समूहीकरण विधि कहती है पहले P1 का सिग्मा करो, P0 का सिग्मा करो, फिर इंटू 100। ये कह रहा है सिग्मा नहीं करना, हर लाइन का P1 P0 का इंटू 100 करके पहले ये निकालो R, हर किसी का R निकलेगा, फिर उस R को टोटल किया जाएगा, मतलब जो आपने निकाला उसको टोटल करना है, फिर उसको n से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूले अलग अलग है दोनों, ठीक है ना। तो ये दूसरा फॉर्मूला था, इसका क्वेश्चन करना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप फटाफट से नोट डाउन करिए जो लिखा हुआ आपके सामने। आप ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी में मैं सॉल्यूशन करने वाला, तो आप इसको प्लीज पहले उतार लेना और फिर दोबारा वापस लिखना है इसको, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसको सॉल्यूशन कर लेता हूं, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं उसका यहाँ पे। तो वस्तु आपको गिवन है कितनी है? 1 2 3 4 5। तो n बराबर कितना हो गया? 5। n बराबर कितना हो गया? 5, ठीक है ना। ये कीमतें 2021 की दी है, ये 2022 का। तो नया साल जो होता है उसको P1 बोलते हैं, तो मैं उसको P1 मान लेता हूं। जो पुराना साल होता है उसे P0 मान लिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, है ना। या फिर क्वेश्चन खुद ही बोले कि इसको आधार वर्ष मानना है, इसको चालू वर्ष मानना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है। बट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो पुराना साल आपका P0, नया साल आपका P1। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो P01 का, तो फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन में P0, ठीक है ना, इंटू में 100 और फिर अपॉन में है n, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं सिग्मा R अपॉन में n। तो एक काम करते हैं, R निकाल लेते हैं पहले। R कैसे निकलेगा? P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 करके, है ना। जबकि जो पहले सरल समूहीकरण विधि थी उसमें क्या था? P1 का टोटल किया, P0 और P1 का टोटल किया, P0 का टोटल किया, और उसको फिर टोटल को एक दूसरे से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 किया। ये कॉन्सेप्ट था, दिमाग में बार बार आपके डाल रहा हूं मैं, ठीक है ना, रिपीट कर रहा हूं ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। जबकि औसत वाले में क्या, अब देखो हम किस तरह से करने वाले। तो पहले P1 कितना है ये बताओ? 80। P0 कितना है? 40 इंटू में 100। तो 40 दूनी 80, ठीक है। तो कितना आ गया? 200। पहले कितना आ गया आपका? 200 आ गया। उसके बाद अगला देखो, फिर P1 कितना है? 75 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100। तो 50 दूनी 100, 75 दूनी 150। समझ में आ गया। ऐसी तीसरा देखो, 100 डिवाइड बाय 80 इंटू में 100, ये कट गया।
4 2 ज़ा 8, 4 से ये 25 टाइम्स कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 125। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। आगे भी आप निकालिए, खुद से निकालिए, कोशिश करिए, ठीक है ना। उसके बाद 130 डिवाइड बाय 100 P0 इंटू में 100 कितना आ गया, 130 आ गया। और 25 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, तो 20 पंजे 100, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, आर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, आर, जिसको हम क्या कहते हैं, कीमत अनुपात या मूल्य अनुपात कहते हैं। ठीक है, प्राइस रिलेटिव। डन यहां तक। अब हम क्या करेंगे इसका टोटल कर देंगे, जिसको मैंने सिग्मा आर बोल देना है। कितना आएगा, 125, 125 कितने होते हैं, 250, 250, 250 और 50, 300 और 400, 400 ये हो गए, 402 600, 700, 730। समझ में आ गया। तो ये मेरा आ गया 730 डिवाइड बाई एन कह रहा है। एन कितना था मेरे, 5 थे, तो मैंने 5 से डिवाइड कर देना। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, तो 146 आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है, 146 मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया, कोई कठिन तो नहीं था। फटाफट से नोट डाउन करिए इसे। प्लीज अब ध्यान से आगे देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, देखिए। ठीक है, अगली मेथड में पहुंचने, देखो 4 मेथड कुल है, 4 में से 2 हमने कर लिए, 2 बचे हैं। ठीक है, तो मेन में तो ये 4 है, उसके बाद तो पटांगा और लगते रहेंगे, बट वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्व, क्योंकि यही फॉर्मूले रिपीट होते हैं बार बार। तो अभी हमें ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित या निम्न आंकड़ों से मूल्यानुपात विधि द्वारा, मूल्यानुपात विधि द्वारा 2004 को आधार वर्ष मान करके, किसको आधार वर्ष मानना है, इसमें मतलब 2004 को आधार वर्ष मानना। मैंने कहा ठीक है भाई, को मानकर सूचकांक ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है, निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से रहना, मूल्यानुपात विधि 2 तरह की, एक तो भारित वाली है और एक सरल वाली। ठीक है, भारित वाली अगर होती तो यहाँ पे भार दिए होते, क्या दिए होते, भार दिए होते। क्या भार दिए हुए, वेट दिए हुए, नहीं दिए। तो अगर वेट नहीं दिए तो इसका मतलब कौन सी है, सरल वाला मेथड चल रहा है। क्लियर है। क्या कह रहा है कि 2004 को बेस ईयर मानना है, 2004 को बेस ईयर मानना है। तो इसको बेस ईयर अगर मैं मानता हूं, ठीक है, एक सेकंड रुकना है, आवाज कहां से आ रही है बैकग्राउंड में, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मैं इसी को सॉल्यूशन कर देते हैं, इसी का सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली पीछे क्या है, ये मकर संक्रांति का फेस्टिवल चल रहा है, तो आवाज आने लग गई है गाने वानों की, तो मैं इस वीडियो पर पॉज करूंगा, पार्ट खत्म नहीं करूंगा, अभी बनाऊंगा बट थोड़ा रुक के बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद तो ध्यान देखिए यहाँ पे एसएल में, एसएल सॉरी, इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, मैं इस लाइन को मिटा नहीं रहा हूँ, रहने देता हूँ। मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 2004 को तो 0 P0 मान लेता हूँ। इससे थोड़े आगे वाले को क्या मान लेता हूँ, P1, इसके थोड़े आगे वाले को P2। आप चाहे तो ऐसे ना करना, चाहे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मिटा देना, इस वाले को। पहले इन दोनों को सॉल्व करना और उसके बाद फिर इसको मिटा देना, क्योंकि 2004 को बेस मानना है, तो फिर इन दोनों को सॉल्व करना। भाई सॉल्व तो कोई 2 ही होंगे ना, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, P0 P1 मान करके, फिर इसको मिटा दो, तो P1 ये हो जाएगा, P0 P1 ये, ऐसे कर लो चाहे तो, सॉल्व दोनों तो एक ही बात हो जाएगी, है ना। तो चलो आपके लिए जो बेस्ट है मैं वही तरीका अपनाता हूँ। ठीक है, तो P0 P1 P2 ये जो तरीका है, ये थोड़ा मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो इसी से मैं करने वाला हूँ। ठीक है ना, बाकी आप ऐसे कर सकते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, P0 P1 मान करके पहले इतने को सॉल्व कर लो, इससे आंसर निकाल लो, फिर उसके बाद P0 P1 ये रहा, उससे कर लो। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को देखने वाला हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला हमारे पास होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा आर, सिग्मा आर वाला फॉर्मूला रख रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए रिएन। ठीक है ना, तो मैं आर निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं, आर निकाल लेता हूं। कैसे निकलेगा आर मेरा, यहाँ पे ये निकलेगा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, ऐसे तो निकलता है। तो देखिए 10 अपॉन में 8, 10 अपॉन में 8 इंटू में 100 कितना आएगा, ये आएगा 4 2 जा 8, 25, 5 ये आ गया, 5 5 जे आ जाएगा, 25 5 जे 125, फिर 12 डिवाइड बाय 10 इंटू में 100, ये 120 आ गया, फिर 18 डिवाइड बाय 15 इंटू में 100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 6 तिया ना 3 6 18, तो 120 ये भी आ गया, और 22 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, 20 पंजे 100, यानी 110 ये आ गया। तो सिग्मा आर मेरा आ गया, कितना आ गया सिग्मा आर, इन सबको जोड़ो तो 120 120 हो गया, 240 240 340 350 350 450 है ना, 450 475,
मेरे हिसाब से 475 आ रहा है, आप टोटिंग प्लीज कर लेना एक बार, ठीक है। चलो मैं इस फॉर्मूले को पूरा लिख लेता हूं आपके लिए। सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 अपॉन में क्या होता है आपका n होता है। ये जो सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू 100 जिसको सिग्मा R कहते हैं, ये निकला आपका 475 डिवाइड बाय n कितना आपका, n है आपका 1 2 3 4 ये रहा। 4 से डिवाइड करेंगे इसे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6 7 3 बचे, कितना आएगा 4 4 8 जा 32 है ना, डेसिमल 3 4 5 3 4 7 जा, फिर ये तो ये आ रहा है 118, कितना आ रहा है 118, चेक कर लेते हैं 118.75, ठीक है, यही हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया हमारा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखो जब मैं ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है ना, ब्लू मार्कर से जो लिखा हुआ है, इसको आप पहले क्वेश्चन अलग से बना ले, फिर उसके बाद नीचे आंसर करे प्रॉपर, यही पूरा दोबारा से लिख करके सारा सेटअप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी रह जाएगा आपका, आंसर भी मैं इसी में कर रहा हूं ताकि टाइम थोड़ा सा तो बचे कम से कम, ठीक है ना, दोबारा लिखने की जरूरत मुझे ना पड़े। डन। अब क्या करना हमें, अब हमें निकालना है इस वाले का बेस ईयर, यही मानना और इसको देख के, तो मैंने कहा ठीक है आर निकाल लेते हैं, चाहे आप इसे R1 कर लो, ठीक है R1, तो सिग्मा R1 हो जाएगा, जिसे R2 मान लेते हैं R2 कैसे निकलेगा P2, अब ये P2 है तो P2 अपॉन में P0 इंटू में 100, भाई मैंने P2 मान रखा ना, तो P2 अपॉन में P0 इंटू 100, अगर आप इसको मिटा देते हो उस वाले को, यानी पहले आप इन दोनों को सॉल्व करते हो फिर इन दोनों को सॉल्व करते हो, तो उसको P1 मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे आएगा 12 डिवाइड बाई 8 इंटू में 100, तो 4 दूनी 8 4 3 12 50, ये आ गया 150, क्लियर हो गया। ऐसी 14 डिवाइड बाई 10 इंटू में 100, ये आ गया 140, फिर 20 डिवाइड बाई 15 इंटू में 100, तो 5 3 15 5 चौक 20, अरे बाप रे ये तो बेकार आंसर आने वाला है, ठीक है ना। इसको काटेंगे यहाँ से तो 33.33 आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना जरा इसका, ऐसे ही कर लेते हैं, अभी मोबाइल नहीं है मेरे पास, तो 4 3 12 4 3 12 13 4 3 12 4 3 12 और 13, ठीक है ना, फिर 4 3 12 और 13, 133.32 आ रहा है ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है ना। इसको ऐसे रख लेते हैं, और ये वाला आएगा 25 डिवाइड बाई 20 इंटू में 100, तो 20 पंजे 100, ये आगे 125, ठीक है। तो सिग्मा R2 फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 0 1 था, क्योंकि 0 1 को कॉपी, अब मैंने आपके 0 और 2 है मेरे पास, 0 और 2 है, ठीक है ना। तो सिग्मा P2 अपॉन में P0 इंटू में 100 अपॉन में n, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार फोन ले लूं जरा, तो ध्यान से देखो, ठीक है ना। मैंने इनका टोटल कर दिया, कितना आ गया 548.32 आ गया, ठीक है ना। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, कितना आ गया ये आ गया तुम्हारा 548.32 डिवाइड बाय n कितना था, वही 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 137.08, ये आपका आंसर है। मैंने जानबूझ के 3 वाला क्वेश्चन जरूर आपको करवाया है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए 3 वाले हैंडल कैसे करने हैं, समझ में आ गया। तो मैंने P0 P1 P2 मान करके सॉल्व किया, क्लियर है। आप चाहे तो P0 P1 और फिर P0 और P1, ठीक है ना, क्योंकि 2004 ही P0 रहेगा, उसने बोला हुआ है बेस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप अपने सरल वाले क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर सकते हो, आप सरल वाले क्वेश्चन करना, क्योंकि आवाज पीछे से बंद हो गई है, तो शायद वीडियो आगे बन जाए अभी इसी वक्त ही। आप करना स्टार्ट करिए, है ना। आपके इसमें जो अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं या सॉल्व क्वेश्चन होते हैं बुक में, प्लीज ज्यादा से ज्यादा करिए, अपनी स्टैट को इतना मजबूत बनाइए कि दूसरे बच्चों से आपको ज्यादा आता हो। आगे देखिए, अब इसमें अब देखो हमने सरल वाले दोनों मेथड कर लिए। सरल में हमने पहला समूहीकरण विधि की थी, सरल समूहीकरण विधि, और अब जो हमारे पास है वो है भारित समूहीकरण विधि, यानी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। पहले क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, अब ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है ठीक है। जो सरल वाले थे दोनों में हमने एक एक फॉर्मूला पढ़ा था, दोनों में क्या पढ़ा है, एक एक फॉर्मूला पढ़ा था, बट इसमें पहले वाले के अंदर कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, और दूसरे वाले के अंदर क्या है, एक है। जो भार वाला जो अलग से आएगा ना उसमें एक ही है, ठीक है ना। तो यहां पे इसने बोला
पहला मेथड का नाम है लेस्पेयर विधि, जिसको लास्पियर भी बोलते हैं, बहुत बुकों में लास्पियर लिखा हुआ है। तो लेस्पेयर जो मेथड है, पहला मेथड ये, दूसरा पाश्चे विधि यानी पाश्चे मेथड, और तीसरा फिशर विधि यानी फिशर मेथड, ठीक है ना। तो ये 3 मेथड है, तीनों मेथड काफी आसान है, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या है इसका पहला मेथड, देखो क्या कहता है, P01 निकालना है, तो सिग्मा P1Q0 अपॉन में सिग्मा P0Q0 इंटू में 100, ये इसका फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, हिंट के लिए मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, देखो P01 है तो पहले ऊपर P1 रहा होगा, तो देखो P1 ये रहा, P0 ये रहा, तो P1 अपॉन में P0 तो आपको याद हो ही रखा है ना हमेशा से। देखो पहले वाले फॉर्मूले क्या पढ़ा था हमने, जो सरल समूहीकरण विधि थी, सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। फिर दूसरी विधि पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 अपॉन में n। तो P1 अपॉन में P0 यानी ऊपर चालू वर्ष वाला आता है, नीचे आधार वर्ष वाला आता है, तो P1 अपॉन में P0 यही है। बस क्या करा, लेस्पेयर ने ना जो क्वांटिटी ली वो बेस ईयर की ली है, देखो दोनों में 0 0 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब सिग्मा P1 अपॉन P0 तो आने ही आना है, साथ में Q0 Q0 मल्टीप्लाई हो रही है। तो पूरा फॉर्मूला पढ़ू तो इस तरह से पढ़ा जाएगा, सिग्मा P1Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू में 100। समझ में आ गया। फिर लेस्पेयर आया, लेस्पेयर ने बोला नहीं, बेस ईयर को क्यों माने, हम तो करंट ईयर की क्वांटिटी कौन लेंगे। तो देखो P1 अपॉन P0 उसने भी सेम वही लिया है, बस आगे इसने Q1 Q1 कर दिया, इसने मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी ले ली, चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष के क्या ले ली, जो है वस्तु ली है इसने, क्वांटिटी ली है, ठीक है ना, मात्राएं ली है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा P1Q1 अपॉन में P0Q1 इंटू में 100। देखो फॉर्मूले दोनों पढ़ो ध्यान से, पहले वाले ने क्या बोला, सिग्मा P1Q0 अपॉन में P0Q0, इसने Q0 Q0 लिया हुआ है ना, इंटू में 100। दूसरे ने P1Q1 सिग्मा करके सिग्मा P1Q1 अपॉन में P0Q1, ठीक है ना। तो P1 P0 तो सेम वही चल रहा है, हर जगह वही रहेगा, बस आगे इसने Q1 Q1 कर दिया इंटू में 100। और जो फिशर आया इसने क्या करा, दोनों को ही ले रखा। देखो ये वाला जो मेथड का ध्यान से देखो तो यही है, ये रहा, और ये वाला मेथड देखो तो ये रहा। अब दोनों के मल्टीप्लाई में 100 था, तो भाई रूट में जब एक दोनों चीजें सेम होती तो एक बाहर आ जाता, तो वही बाहर 100 को बाहर रख दिया रूट के बाहर, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी 100 से मल्टीप्लाई है, इस फॉर्मूले में भी 100 से मल्टीप्लाई है, तो दो 100 आ रहे थे अंदर, तो 200 में से 100 बाहर आ जाएगा, तो मतलब रूट के बाहर आ गया 100। तो ये तीसरा ने इन दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला अगर पेपर में आया कि सबसे आदर्श फॉर्मूला कौन सा माना जाता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा फॉर्मूला आपका, वो आपका है ये वाला, कौन सा, फिशर विधि। तो फिशर विधि को जो माना गया वो आइडल मेथड माना गया, माना क्या माना गया, आइडल मेथड माना गया, ठीक है। तो उसने देखो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोफेसर फिशर का जो सूचकांक है एक आदर्श सूचकांक कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसका रीजन सुनो। पहला, इसमें आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्राएं भी ली है और मूल्यों को भी शामिल किया जाता है। तो उसने बोला इसमें दोनों आधार वर्ष और चालू वर्ष की मात्राएं भी ली हैं, देखो है ना, और मूल्यों को भी शामिल किया है। जबकि इस वाले ने सिर्फ जो मात्राएं ली थी वो कौन सी वाली ली थी, आधार वर्ष की, इसने ली चालू वर्ष की, इसने दोनों को ले लिया। तो इसलिए इसको अच्छा माना जाता है कि उसमें आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्राएं भी है और कीमतें भी हैं, मूल्य मतलब कीमतें भी हैं। यह गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य मतलब ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन पर आधारित होता है, ये गुणोत्तर माध्य पर आधारित होता है, जो कि सूचकांक को निकालने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन पर आधारित होता है, जिसका ये सूचकांक निकालने के लिए काफी सही माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 2 पॉइंट हो गए, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। तीसरा, यह समय व्युत्क्रम परीक्षण, समय व्युत्क्रम परीक्षण मतलब क्या, टाइम व्युत्क्रम मतलब हो गया रिवर्सल, और परीक्षण मतलब टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट और तत्व व्युत्क्रम परीक्षण, तत्व व्युत्क्रम परीक्षण मतलब हो गया फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दोनों को संतुष्ट करता है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट हो गया और दूसरा कौन सा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हो गया, ये दोनों को क्या करता है, दोनों संतुष्ट करता है। अब बच्चा कहता है कि ये बताओ कि टाइम रिवर्सल टेस्ट थोड़ा सा हिंट दे दो, होता क्या है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है कि आप जैसे मान लो आपको 2004 और 2010 इन दोनों के बेस पे क्या निकालना है, आपको सूचकांक निकालना है। तो 2004 को आप बेस ईयर मानते हो, 2010 को आप क्या मान लोगे, आपका करंट ईयर, यानी एक को P0 एक को P1। तो उसने मतलब P0 को आधार वर्ष माना, P1 को अपने क्या माना, चालू वर्ष माना। तो आप इस बेस पे निकालो, चाहे आप पहले वाले को 2004 को P1 मान लो, 2010 को P0 मान लो। ये कह रहा है, ये जो टाइम रिवर्सल कह रहा है, चाहे तुम पहले वाले को बेस मानो चाहे अगले वाले को बेस मानो, पहले वाले को चालू मानो चाहे अगले वाले को चालू मानो, जो दोनों को जो आंसर आएगा वो एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब अपोजिट होगा। जैसे सपोज करो पहले वाले को सॉल्व करके हिंट की फॉर्म में, ठीक है, मान लो 15 आया, ठीक है, तो जो दूसरा आएगा वो 1/15 होगा, और दोनों की जो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये बोल रहा है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है कि
जिसको आपने बेस ईयर माना है अगले वाले को करंट ईयर माना है, तो पहले वाले को आप करंट ईयर मान लो, पिछले वाले को बेस ईयर मान लो। मतलब अगर आप इनको चेंज भी करते हो तो आंसर लगभग सेम आएंगे। ठीक है, सेम मतलब इस फॉर्म में कि अगर दोनों को क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, जो आंसर आएंगे उनको गुणा करूंगा तो आंसर एक आएगा, वो तो आएगा ही आएगा भाई, उल्टा हो जाएगा ना आंसर पूरा। तो व्युत्क्रम आता है, व्युत्क्रम के कारण जो गुणनफल होगा वो एक होता है। समझ में आ गया पहला टेस्ट। ठीक है, ये पूछता नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं कोई से 2 साल ले रहा हूं, 2 साल का अगर मैं निकाल रहा हूं, सपोज करो साल चेंज कर लेते हैं, मान लो पहला साल है आपका 2020, फिर दूसरा साल है 2022, तो ये P0 हो गया, ये P1 मान के कर लिया मैंने सॉल्व, तो जो आंसर आएगा, मान लो आंसर आया 40। ठीक है, अब मैंने अगले केस में इसको P1 मान लिया, इसको P0 मान लिया, सपोज करो आंसर आ गया 1/40, तो दोनों को अगर मैं गुणा करता हूं तो आंसर एक होता है। यानी अगर आपका गुणनफल एक आता है तो उसका मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट सही है इसका। समझ में आ गया। उसके बाद ये टाइम को रिवर्स कर दिया ना इसने। अब दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कह रहा है कि अगर आपको मात्रा दी है और मूल्य दिए, क्या दिए, मात्राएं दी हैं और मूल्य दिए हैं, बात समझ आ गया ना। तो मात्रा और मूल्य, ठीक है, दोनों में अगर मैं परिवर्तन कर दूं, अर्थात जहां पे मात्रा थी वहां मूल्य कर दूं, जहां पे मूल्य थी वहां पे मात्रा कर दूं, यानी यहां पे भी उल्टा सीधा कर दूं, मात्रा की जगह में मूल्य, मूल्य की जगह में मात्रा कर दूं, तो ऐसा उल्टा सीधा करने से जो आंसर आएगा, इसने बोला ऐसे में अगर जो भी हम सूचकांक बनाएंगे तो सूचकांकों का गुणनफल जो होगा, सूचकांकों का जो गुणनफल होगा वो चालू वर्ष के मूल्य तथा आधार वर्ष के मूल्य के अनुपात के बराबर होगा। तो चालू वर्ष का जो मूल्य होगा, आधार वर्ष का जो मूल्य होगा, उनके अनुपात के बराबर उसका गुणनफल आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, पहले आपको समझ में आ गया, दूसरा समझो। अगर किसी वस्तु की मात्रा और मूल्य दोनों में परिवर्तन करने पर मतलब होता है कि मूल्य के स्थान पर मात्रा ले लिया और मात्रा के स्थान पर मूल्य अगर आप लेते हो, तो ऐसे केस में जो सूचकांक बन के आएगा, यानी सूचकांक जो आएगा, तो सूचकांकों का जो गुणनफल निकलेगा, मल्टीप्लाई दोनों का निकला ना आंसर, पहले मात्रा और मूल्य, इससे आंसर निकाला, फिर पहले वाले को मूल्य मान लिया, दूसरे को मात्रा, उससे आंसर निकाला, फिर उनका जो गुणनफल होगा, ठीक है ना, इन दोनों का गुणनफल जो होगा चालू वर्ष का मूल्य जो आधार वर्ष का मूल्य का जो अनुपात होगा ना उसके बराबर होगा। चालू वर्ष के मूल्य का अनुपात और आधार वर्ष के जो कुल मूल्य का अनुपात, यानी जो टोटल जो मूल्य निकले होंगे उनके कुल मूल्य के अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो आधार चालू वर्ष का कुल मूल्य और आधार वर्ष का कुल मूल्य, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो उसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कोशिश करूँ आपके दिमाग में रखने की ताकि आपको टेस्ट के बारे में पता चल जाए। तो पहले टाइम वाले ने क्या बोला कि आप बेस ईयर को अरे करंट ईयर ले लिया, तो अब पहले वाले बेस ईयर करंट ईयर, अब की बार करंट ईयर था ना, अब इसको बेस मान लेते हैं, इसको करंट मान लेते हैं। समझ में आ रहा ना, पहले बेस ईयर था, ये करंट था, अब इसको बेस मान लेते हैं, इसको करंट मान लेते हैं, तो जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंसर आएगा। ये तो टाइम रिवर्सल टेस्ट हो गया। दूसरे वाले ने कहा ये मात्रा है, ये मूल्य है, अब इसको मात्रा, इससे आंसर निकाल लो पहले, फिर इसको मात्रा मान लो, इसको मूल्य मान लो, इससे आंसर निकालो। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो टोटल चालू वर्ष की जो कीमत होगा उसका टोटल और आधा वर्ष की जो कीमत होगा टोटल, उन दोनों के अनुपात के बराबर, टोटल करने का जो अनुपात आएगा ना उसके बराबर होगा। मेरे हिसाब से अब तक समझ में आ जाने चाहिए। काफी बार रिपीट कर दिया, इसलिए रिपीट किया कि आपके ना दिमाग में बैठ जाए ये चीजें हो क्या रहा है। ठीक है ना, आपके दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। डन, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तभी क्वेश्चन देखिए फटाफट से। निम्न आंकड़ों से सूचकांक ज्ञात करने किस विधि द्वारा, लास्पेयर या लेस्पेयर, मैंने कहा था ना बहुत सारे बुक लास्पेयर लिखते तो लास्पेयर लिखा हुआ है, लेस्पेयर बोलते हैं। ठीक है ना, पाश्चे और फिशर तीनों विधि द्वारा निकालना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वस्तुएं ABCDE। ठीक है ना, ये वस्तु हो गई आधार वर्ष 2020, चालू वर्ष 2022। आधार वर्ष की जो कीमत होगी उसको आप क्या बोलते हो, P0, जीरो क्योंकि आधार वर्ष है और P मतलब प्राइस। मात्रा जो होगी इसको क्या बोलोगे, आधार वर्ष की Q0, जीरो क्योंकि आधार वर्ष है, मात्रा मतलब क्वांटिटी Q। ठीक है, ऐसे चालू वर्ष की कीमत को क्या बोलोगे आप, P1, और इसको क्या बोलोगे Q1, या क्योंकि ये नए वर्ष की है। ठीक है ना, चालू वर्ष को 1 बोलते हैं। तो समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने मैं यहीं पे सॉल्यूशन करने वाला हूं, मैंने आपको बताया मैं इसी में करूंगा, टाइम बच जाएगा मेरा। ठीक है ना, आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए पहले पूरा, और उसका फिर नीचे सॉल्यूशन दोबारा वापस, पहले इतना उतारिए, इतना बनेगी, इसको मतलब देखो ये आपने पूरा उतारना पहले, फिर इसको मत लिखना इस वाले को। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन में लिख दिया आपने, फिर इतना उतारिए दोबारा से ऐसे। ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। डन, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, तीनों मेथड से इसको करना है और तीनों मेथड हमारे क्लियर हो जाएंगे इसी मेथड पे, इसी क्वेश्चन पे। ठीक है ना, बट याद रखना इसके बाद आपको काफी क्वेश्चन अपने बुक से करने चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम मेथड जो लगा रहे हैं ना, लेस्पेयर विधि को पकड़ते हैं। देखो लेस्पेयर, ठीक है ना, लेस्पेयर विधि, लेस्पेयर विधि का फॉर्मूला मैंने आपको रटाया था, आपको याद हो, सिग्मा। देखो इस तरह से याद रख लो, आपको ऐसे याद जल्दी रहेगा। देखो P1 P0 था,
फिर क्या था यहाँ पे Q0 की उसने बेस ईयर को माना था इंटू में 100। तो अब आपको इस फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, तो P1 Q0 चाहिए। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ अपने लिए P1 Q0। अब P1 Q0 तो ढूंढो कहाँ है P1 ये रहा और Q0 ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो भाई करो ना, देखो आराम से फॉर्मूला याद होता है ना अपना, बन जाता है इसका क्वेश्चन। तो 20 इंटू ये कितना आ गया 200, 4 तियां 12, 20 पंजे 100, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। ये आ गया सिग्मा P1 Q0 तो निकल के आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 200, 120, 100, 160 और 80 बिल्कुल सही आ रहा है। इन तीनों को जो सबको चारों को जोड़ के आ रहा है 660। तो देखो हमारा पहले का आंसर निकल भी गया, P1 ये आ गया ऊपर का 660। समझ में आ गया। अब क्या चाहिए आपको, P0 Q0 चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना लेते हैं, ठीक है ना। तो P0 Q0 अब ढूंढो जरा P0 Q0 कहाँ है हमारे पास। तो P0 ये रहा, Q0 ये रहा, दोनों ये रहे, तो ये आ जाएगा 100, ठीक है ना। फिर 35 और ये कितना आता है, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 105, 5 से 15 150, 200 और ये 5 है ना, पांचों को जोड़ के 660। हाँ ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 80। ठीक है, तो 100, 105, 150, 200 और 80, ये पांचों को जोड़ करके कितना आ रहा है। ठीक है, मैंने 4 बोल दिया था शायद पिछली बार ना। ये आ रहा है 635। तो मैंने 635 यहाँ पुट किया। ठीक है, और लो पहले का आंसर आ भी गया। इसका मतलब फॉर्मूला याद है ना तो तुरंत, ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, इसी मामले में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा मैं वो बता देता हूँ। आपका आंसर ये आना चाहिए। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो सही है, 103.94। ठीक है, डिवाइड करना अब आपका काम है। ठीक है, तो मैंने पहला मेथड आपको समझा भी दिया। देखो इतने प्यार से इसका आंसर निकल गया, यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये हमारा लैस्फेयर विधि जो है हमारी वो खत्म भी हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आगे पे कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड जो है यही लगा दो, उधर जगह बच जाएगी ना यहाँ पे। दूसरा है पाश्चय विधि के अगर अकॉर्डिंग देखें, है ना, पाश्चय विधि के अंदर ये लैस्फेयर विधि में आपने P01 निकाला है ना। ऐसे पाश्चय में P01 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सिग्मा P1 याद रखो, कैसे याद रखना, P1 P0 तो आएगा। इसने Q1 लिया था, क्या लिया था, Q1 लिया। तो मुझे चाहिए P1 Q1, तो मैंने एक लाइन और खींच दी, P1 Q1 दोनों ये रहे, मल्टीप्लाई करो 25 दूनी 50 यानी 500, 400, 5 दूनी 15 दूनी 30, 300, 8 दूनी 16, 160, 4 पंजे 20, 200। सिग्मा P1 Q1 ये कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 500, 400, 300, 160, 200। सही है सारे, 1560। तो हमारा एक और आंसर आ गया 1560, तो ऊपर आ गया इंटू में 100। अब नीचे चाहिए सिग्मा P0 Q1 चाहिए मुझे। अब अगला सिग्मा P0 Q1, ठीक है ना, करके देखते हैं। P0 का है हमारा ये रहा और Q1 का है ये रहा, तो 250 आ गया पहला। फिर ये 10, ये 350 हो गया। फिर 30, 15 तिया 45, 450 हो गया। 10 इंटू 20 200 हो गया। और 40 इंटू 5 4 पंजे 20, 200 हो गया। देखना यही आ रहा है 200, 200, 450, 350 और 250। सही है सारे, ये आ रहा है 1450। बताओ कुछ था क्या इसमें। ठीक है, कुछ भी ऐसा खास नहीं, 1450 हो गया। ठीक है ना, तो उसको काट पीट के आपका जो आंसर आएगा 1560 में 1450 इंटू 100, ये आ रहा है 107.59। 107.59 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ठीक है, तो ये दो मेथड मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए। ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करें। और प्लीज देखो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज बोल रहा हूं मैं आपको कि आप इसका जो है ना वो प्लीज घर पे जाके क्वेश्चन जरूर करें। या अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, उसका आंसर 107.59 आएगा। ठीक है ना, कर कुरा के सॉल्व। अब मेरा तीसरा मैथड यहां कर लेता हूं, जगह है मेरे पास पूरा। ये आपका है फिशर विधि। फिशर विधि से आपको क्या निकालना है, P01 निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था, ऐसे रूट में दोनों ले लिए थे, तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1, और बाहर था 100। आप ध्यान से देखिए, ठीक है,
हमें अब इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें दिए हुए हैं। देखो P1 Q0 मैंने निकाला था कितना 660, ये निकला था 635 इंटू सिग्मा P1 Q1 ये निकला था हमारा 1560 और ये निकला था 1450 इंटू में 100। समझ में आ गया? तो आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके जो आएगा पहले वाले को डिवाइड करके आ रहा है 1.03 और दूसरे वाले को आ रहा है 1.07 इंटू में 100। तो आंसर जो है, ठीक है ना, ये आपको रूट सॉल्व करना सिखाना मैंने आपको बोला हुआ है, ठीक है। मैं लास्ट पार्ट बनाऊंगा रूट का इस चैप्टर के बाद ही में, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा तो रूट सॉल्व करके आ रहा है 105 1.05 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है आपका 105। सुनना क्या करा, सिर्फ मैंने फॉर्मूला पुट किया। ये एक तरीका तो ये है फिशर मेथड को सॉल्व करने का। एक तरीका आप और लगा सकते हो, पता है क्या, ये मिटा दो यहाँ पे, ये तो हो गया ना, अब तो मिटाई दो से, ठीक है। सपोज एक फॉर्मूला आप देखो क्या लगा सकते हो, ध्यान से देखना। आपने देखो आंसर निकाल ही दिया है, तो आप डायरेक्टली ये भी लगा सकते थे रूट में, ठीक है ना। इसका पूरा आंसर कितना है 103.94 और उसका आंसर कितना निकला है 107.59। बट अगर आप इन दोनों की वैल्यू लेते हो तो फिर 100 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि इसमें 100 की मल्टीप्लाई हो रखी है दोनों में, अब मत करना। तो आप इतने को भी फिर सॉल्व करके रूट निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा 105 मल्टीप्लाई करके जो भी करते हैं। बात समझ आ गया ना? तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक ही बात होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 100 की मल्टीप्लाई हुई तो 100 मल्टीप्लाई मत करना, बस अगर आप आंसर से निकालते हो तो। और अगर आप प्रॉपर वैल्यू ले रहे हो, आपने इसको लिया और इसको लिया खाली, तो फिर 100 तो लिया ही नहीं ना आपने, 100 कहाँ लिया, तो 100 फिर बाहर रहेगा, अलग से सॉल्व होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये आपका मेथड, ये मैंने सॉल्व किया पूरा, किससे, लास्पियर से किया मैंने, पास्चर से किया और फिशर से किया मैंने इसको, ठीक है ना। अगर कोई आंसर इधर तो छुप तो नहीं रहा वैसे कोई, नहीं, ठीक है ना। तो आप इसके प्लीज क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। फॉर्मूले तो लगाने, देखो कुछ दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूले को पुट करना है, मान करके फिर सॉल्व करना। तो मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा 30 मिनट से ऊपर की वीडियो बन गई है ना, तो इसको रोक लेते हैं। अगले पार्ट में मिलेंगे और इसका जो भारित वाला जो है ना, जो जिसमें बाहर दिए होते हैं वेट वाला करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन जरूर करना, मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ बच्चे।